आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग को दो लॉ पढ़ना है, फ्राडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राडे सेकेंड लॉ। एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। फ्राडे फर्स्ट लॉ का डिस्कस पहले भी हमने किया था, है ना। आज हम लोग दोनों लॉ को पढ़ेंगे, फ्राडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राडे सेकेंड लॉ। तो हेडिंग दीजिए फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे, दो लॉ इसमें पढ़ना है। फर्स्ट है फ्राडे फर्स्ट लॉ। फ्राडे फर्स्ट लॉ, फ्राडे फर्स्ट लॉ। और सेकेंड देखो आप, फ्राडे सेकेंड लॉ। दो लॉ है, फ्राडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राडे सेकेंड लॉ। दो लॉ का स्टडी इसमें करेंगे हम लोग, है ना। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देयर आर टू लॉ प्रोवाइड बाय फ्राडे, फर्स्ट फ्राडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड फ्राडे सेकेंड लॉ। ये दोनों लॉ का स्टडी हम लोग करोगे। फ्राडे फर्स्ट लॉ का स्टडी करेंगे हम लोग एंड फ्राडे सेकेंड लॉ का स्टडी करेंगे। चलिए दोनों लॉ को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं हम लोग फ्राडे फर्स्ट लॉ। देखिए फ्राडे फर्स्ट लॉ में क्या है। फ्राडे फर्स्ट लॉ, फ्राडे फर्स्ट लॉ कहता है, सपोज करो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहां पे देखो दो कॉपर का रॉड लिया जा रहा है। ये जो कॉपर का रॉड है इम्प्योर है, इम्प्योर कॉपर का रॉड है, इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड। और सेकेंड जो लिया गया है प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया गया है, प्योर इलेक्ट्रोड, प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड, प्योर। बोथ आर कनेक्टेड थ्रू सेल। दोनों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग? सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये आपका क्या है, इसमें CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4। और दोनों इलेक्ट्रोड, बोथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर। दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? मेटेलिक वायर से कनेक्टेड है ना। तो वेरी सिंपल है। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड लिए हम लोग, एक प्योर कॉपर का बना हुआ है और एक इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है। जो आपका इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है ये तुम्हारा एनोड है, एनोड। और प्योर कॉपर का जो बना हुआ है ये तुम्हारा कैथोड है। इस सेल में देखो एनोड पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड निगेटिव चार्ज होता है।
यहाँ पे एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज। ये एक्सपेरिमेंट लिया था फ्राडे अपने फर्स्ट लॉ को प्रूफ करने के लिए। इन दिस एक्सपेरिमेंट फ्राडे contained 2 electrode in a container. One electrode made up of impure metal or another is made up of pure metal. Both are connected by metallic wire through cell. और जैसे ही इसमें करंट को हम लोग पास कराएंगे तो इसमें एनोड में जितना भी प्योर कॉपर था वो सारा जाकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। किसके ऊपर डिपॉजिट होगा? ये डिपॉजिट होगा तुम्हारा कैथोड के ऊपर। तो आप देखोगे कि जब बार बार एक प्रोसेस होगा तो आप रिपीटेड जब प्रोसेस होगा तो जितना भी आपका इसमें प्योर कॉपर मेटल था वो सारा जाकर इसके ऊपर डिपॉजिट होगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ये आपका मड के फॉर्म में खत्म हो जाएगा और ये आपका थिक हो जाएगा। ये आपका अभी देखिए ये थिक है और ये थिन है, लेकिन जब प्रोसेस होगा, जब करंट को हम लोग पास कराएंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी इसमें आपका ये कॉपर है, जितना भी प्योर कॉपर मेटल है वो जाकर पूरा जमा हो जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा और ये आपका मड के फॉर्म में यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हम लोग 10th क्लास में भी आप एक मेथड पढ़ते थे, हम लोग रिफाइनिंग करने का मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सेम मेथड है। आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हो, एक इलेक्ट्रोड आपका बना हुआ है इम्प्योर मेटल का और एक बना हुआ है प्योर मेटल का। इम्प्योर मेटल का जो बना हुआ है ये तुम्हारा एनोड है और प्योर मेटल का जो बना हुआ है कैथोड है। दोनों कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, मेटेलिक वायर से, थ्रू सेल कनेक्टेड है। अब आप जब देखोगे इसमें होता क्या है, तो जितना भी आपका एनोड के ऊपर जितना भी है ना, एनोड के ऊपर जितना भी प्योर मेटल एटम है वो जाकर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और ये आपका थिक हो जाएगा। इस ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन यहाँ पे बात तो और समझना होगा कि आखिर कितना अमाउंट जमा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग इस बात को ऐसे समझाते हैं, एक स्टूडेंट है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है और वो टाइम देता है 10 मिनट। दूसरा स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट है, बराबर इंटेलिजेंट है, वो टाइम देता है 20 मिनट। पढ़ाई किसके पास ज्यादा जमा होगा, तो आप बताइएगा सर, जो टाइम ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि ये अमाउंट जो जमा होगा वो 2 बात पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा और चार्ज पे डिपेंड करेगा। टाइम और पावर पे डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करता है। कितना करंट आपने पास कराया है और कितना टाइम तक पास कराया है, वो दोनों पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट जमा होता है। तो फ्राडे फर्स्ट लॉ में कहा गया, ऐसे कहा गया इसमें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited at the cathode, इस पे डिपॉजिट होता है कैथोड पे। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the charge, directly proportional to the charge. If electricity passes through it, इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट, कितना अमाउंट जमा होगा वो डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। मेटल किसके ऊपर डिपॉजिट होता है, तो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, और कितना अमाउंट जमा होगा वो डिपेंड करता है चार्ज पे। जब करंट को आप पास कराते हैं तो W जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q का, चार्ज का। और आप लोग को बता चुके हैं Q इज इक्वल टू होता है IP।
तो W जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I करंट है और T टाइम है, और कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग W इक्वल टू ZIT, Z कांस्टेंट है। Z का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इस बात को जानिए। Z इक्वल टू होगा तुम्हारा E अपॉन 96500। आप पूछेंगे कि E कैसे निकालेंगे सर, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। तो अगर इक्विवेलेंट वेट मालूम हो गया तो आप Z निकाल लोगे, Z का वैल्यू रखोगे, I आपको पता दिया हुआ रहेगा, T आपको पता रहेगा, आप वेट निकाल लेंगे। मतलब कितना अमाउंट जमा होगा वो डिपेंड करता है, दो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है आपको करंट पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। तो फ्राडे फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट जमा होगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड पे, वो आपको किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इक्वल टू होता है I इंटू टी। I आपका करंट है, करंट का यूनिट, I का यूनिट एम्पियर में प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तुरंत समझ जाओगे कि I है सर। और टाइम तुम्हारा यहाँ पे सेकेंड है, कोई भी यूनिट में दिया रहेगा आप उसको सेकेंड में चेंज कर लोगे, अगर मिनट में दिया रहेगा सेकेंड में चेंज कर लो। तो कितना अमाउंट डिपोजिशन जब भी होता है कैथोड के ऊपर डिपोजिशन होता है, एनोड के ऊपर डिपोजिशन नहीं होता है। डिपोजिशन जब भी होता है तो कैथोड के ऊपर होता है। ये तुम्हारा फ्राडे फर्स्ट लॉ है। फ्राडे फर्स्ट लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at the cathode is directly proportional to the charge if electricity passes through it. ये तुम्हारा फ्राडे फर्स्ट लॉ है। ओके, राइट नाउ फ्राडे फर्स्ट लॉ समझे आप लोग? बताओ हमको, बताओ फ्राडे फर्स्ट लॉ समझ में आया? फ्राडे फर्स्ट लॉ समझ में आया? बोलो। कॉपी में नोट कर लो। सर बेटा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो आप फॉर्मूला बताया है, यस, A बाई V, तो A आपका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास। यस यस, एटॉमिक मास। ओके, थैंक यू सर। अभी आपका वैलेंसी है। जैसे आपको इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का निकालना होगा। देखो, इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का निकालना होगा तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, वैलेंसी होता है 2। इक्विवेलेंट वेट जिंक का निकालना होगा तो जिंक का होता है 65.3, वैलेंसी होता है 2। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का निकालना होगा तो 63.5/2। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का निकालना होगा Ag का तो 108/1। इक्विवेलेंट वेट सोडियम का निकालना होगा तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, वैलेंसी 1 होता है। किसी का भी आपको निकालना होगा आप आसानी से निकाल लोगे। यस सर, हो गया। थैंक यू सर। ओके,
नोट हो गया सबका? नोट हो गया सबका? यस सर। आइए फ्राइडे सेकेंड लॉ। फ्राइडे सेकेंड लॉ। फ्राइडे सेकेंड लॉ। देखो इसमें 3 सेल लो। एक्सरसाइज का 16 नंबर प्रॉब्लम देखो, एक्सरसाइज का 16 नंबर प्रॉब्लम। बुक है आपके पास? बुक है आप लोग के पास? यस सर। 16 नंबर प्रॉब्लम निकालिए तो एक्सरसाइज का। क्या है 16 नंबर, बोलो। सिक्सटीन नंबर नहीं पता चल रहा है? बुक लेकर नहीं बैठे हैं आप लोग? यस सर, मेरे लिए 16 नंबर प्रॉब्लम क्या है? एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज में देखो 16 नंबर प्रॉब्लम। किसी को नहीं मिल रहा है? यस सर, मिला। बोलो क्या है? प्रॉब्लम को पढ़ो। हाँ देखिए सब लोग देखिए, देखिए वही है फ्राइडे सेकेंड लॉ, इसलिए हमने निकलवाया है। आराम से देखिए इसको। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फर्स्ट है ए, सेकेंड है आपका बी, थर्ड है आपका सी। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए, बी एंड सी, है ना। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का बना हुआ इलेक्ट्रोड है। ये तुम्हारा डिप्ड है ZnSO4 में, जिंक सल्फेट, ZnSO4, सिल्वर नाइट्रेट। ZnSO4 फर्स्ट में है जिंक सल्फेट। सेकेंड ये भी प्लेटिनम का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, ये भी तुम्हारा प्लेटिनम का बना। ये तुम्हारा डिप्ड है AgNO3 में डिप्ड है, यस सर। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट।
थर्ड सेल है तुम्हारा, ये भी इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का बना हुआ है, प्लेटिनम का बना हुआ। एक डिप है तुम्हारा CuSO4 में, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट। फ्राइडे सेकेंड लॉ में वी कंसिडर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन ए सीरीज। जितना भी है सब आपस में कनेक्टेड होगा, एक सीरीज में कनेक्टेड होगा। देखो सीरीज में कनेक्टेड, ये देखो कनेक्टेड है, ये 3 सेल है, वेरी सिंपल, एकदम आसानी से समझो। हम लोगों ने 3 सेल कंसीडर किया है, ए बी एंड सी। ए में आपका है जिंक सल्फेट, बी में है आपका सिल्वर नाइट्रेट और सी में क्या है, कॉपर सल्फेट। जब इसमें करंट को आप पास कराओगे तो देखो यहां पे जमा होगा तुम्हारा जिंक जमा होगा, क्योंकि इसमें ZnSO4 है। यहां पे इसमें जमा होगा सिल्वर नाइट्रेट, Ag जमा होगा, सिल्वर जमा होगा, और इसमें क्या जमा होगा, कॉपर जमा होगा। यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे क्या जमा होगा, सिल्वर जमा होगा। यहाँ पे जमा क्या होगा, जिंक। कब, जैसे ही करंट को हम लोग पास कराओगे, जैसे ही इसमें करंट को पास कराएंगे हम लोग, फर्स्ट सेल में जिंक डिपॉजिट होगा, सेकेंड सेल में सिल्वर डिपॉजिट होगा, और थर्ड में क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। इसका वेट को हम लोग मान लो W1, इसके वेट को मान लो W2 और इसके वेट को मान लो W3। सपोज करो जो अभी प्रॉब्लम बता रहे थे उसमें सिल्वर का वेट दिया हुआ है, 16 नंबर प्रॉब्लम में देखो सिल्वर का वेट दिया हुआ है। वेट निकालने के लिए आपको बोल रहा है, कॉपर का और जिंक का वेट बोल रहा है निकालने के लिए, कॉपर का और जिंक का वेट निकालने के लिए बोल रहा है। तो फ्राइडे सेकेंड लॉ में कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, रेस्पेक्टिव कहने का सेंस है यहाँ पे जिंक जमा होगा, यहाँ पे सिल्वर जमा होगा, यहाँ पे कॉपर जमा होगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट का। कितना यहाँ पे जमा होगा ये आपको डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट पे। W जो होगा, कितना वेट जमा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट का। अभी बताए थे इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होता है। जब इसे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे हम लोग, जब करंट को हम लोग पास कराएंगे तो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट। कितना अमाउंट जमा होगा, फ्राइडे सेकेंड लॉ में ध्यान दीजिए, फ्राइडे सेकेंड लॉ में आपको कहता है कितना अमाउंट जमा होगा। एक किस पे, फ्राइडे फर्स्ट लॉ में कहता था चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्राइडे सेकेंड लॉ में कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। कितना जमा होगा वो इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। सपोज करो यहाँ W1 है, तो आप देखोगे क्या लेंगे, W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाई E2। W2 अगर मालूम हो गया तो लिखोगे W2 बाई W3 इक्वल टू E2 बाई E3। अगर आपको W3 मालूम हो गया तो W3 बाई W1 इक्वल टू E3 बाई E1। आप देखो, अगर वेट आपको जिंक का मालूम है, आपको सिल्वर का निकालना है, W2 निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है आपको। जो भी मेटल रहेगा उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। तो फ्राइडे सेकेंड लॉ में कहता है, जैसे आपको ये प्रॉब्लम में देखोगे 60 नंबर में, तो सिल्वर का वेट मालूम है, मतलब W2 तुमको मालूम है सिल्वर का वेट। इसका वेट निकालना है कॉपर का, W1 लिखोगे। सिल्वर का कितना होता है इक्विवेलेंट वेट, तो 108, वैलेंसी होता है 1, और कॉपर का कितना होता है 63.5, वैलेंसी होता है 2।
W2 पता है आपको? W2 कितना होगा यहाँ पे बताओ? सिल्वर का W2 कितना दिया हुआ है? सिल्वर का वेट कितना दिया हुआ है? 1. बोलो। 1.45. तो 1.45 आपको 1.45. हाँ, तो 1.45 डिवाइडेड बाय W1 कॉपर का वेट निकालना है। सिल्वर का पता हो गया 108 और कॉपर का होगा 63.5/2। 2 को ऊपर लेकर चले जाओ, निकल जाएगा कि नहीं कॉपर का? बताओ, कॉपर का निकलेगा कि नहीं? Yes, sir. तो आपको फ्राडे सेकेंड लॉ में कहता है कि कितना आपको जमा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट का। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इक्विवेलेंट वेट का। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसका फ्राडे सेकेंड लॉ को कैसे लिखिएगा? देखिए फ्राडे सेकेंड लॉ कैसे लिखेंगे। फ्राडे सेकेंड लॉ जो है वो कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at the respective electrode the amount of substance deposited at the respective electrode is directly proportional to the equivalent weight. If electricity passes through it, कितना जमा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको W1 मालूम होगा, W2 निकालना होगा तो लिखोगे W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मास बाय वैलेंसी। तो आप किसी का भी निकालना होगा निकाल लोगे। यही फ्राडे सेकेंड लॉ है। तो फ्राडे फर्स्ट लॉ में होता था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, और फ्राडे सेकेंड लॉ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? इक्विवेलेंट वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।